अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूं आप सब लोगों के लिए एक और बेहद खौफनाक कहानी जो हमें भेजी है शुमाइला साहिबा ने। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। वो कहती हैं, मेरा नाम शुमाइला है, मेरी उम्र 27 साल है और मैं यूके के शहर मैनचेस्टर में रहती हूँ। इंटर के बाद मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर दी थी। मेरे हस्बैंड यूके में होते थे। मेरे हस्बैंड शादी के बाद 3 महीने तक पाकिस्तान में रहे और उसके बाद वापस यूके चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने मेरा वीज़ा अप्लाई किया, मगर किसी इशू की वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया और मैं यूके ना जा सकी। इतने में ही अल्लाह पाक ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। सब ने कहा कि चलो अच्छा है, अभी तुम्हारी बेटी छोटी है, अभी हम सब यहाँ हैं तो तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। अगर तुम यूके चली जाती तो तुम क्या करती। मैं भी यही सोच के रुक गई। जब मेरी बेटी पैदा हुई तो मेरे हस्बैंड हमसे मिलने के लिए आए। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। वो नहीं चाहते थे कि वो मुझे और मेरी बेटी को छोड़कर वापस यूके जाएं, मगर मजबूरी थी तो उनको जाना पड़ा। उन्होंने वहाँ जाकर एक बार फिर से अप्लाई किया, मगर फिर से मेरा और मेरी बेटी का वीज़ा रिजेक्ट हो गया। शादी को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे और मेरी बेटी अब 1 साल की हो चुकी थी। मेरे हस्बैंड ने हमारा दोबारा वीज़ा अप्लाई किया और खुशकिस्मती से इस बार हमारा वीज़ा लग गया। हम बहुत खुश थे कि आखिरकार वीज़ा लग गया है, अब मैं और मेरी बेटी अपने हस्बैंड के पास जा सकते हैं। हमारे जाने से पहले मेरे हस्बैंड यहाँ यूके में अपने दोस्तों के साथ अपार्टमेंट शेयर करते थे। जब हमारा वीज़ा लग गया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अभी रुको, मैं पहले यहाँ सब सेटिंग कर लेता हूँ, किराए का मकान वगैरह ले लेता हूँ, फिर तुम लोग को बुलाऊँगा। मैं भी बहुत खुश थी और मैं अपनी तैयारियां करना शुरू हो गई। 1 महीने में मेरे हस्बैंड ने सब कुछ सेट वेट करने के बाद हमें टिकट भेज दी और मैं और मेरी बेटी यूके आ गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आखिरकार मैं 2 साल बाद अपने हस्बैंड के साथ हूँ। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड में बहुत प्यार था। हमारे यूके आने से पहले ही मेरे हस्बैंड ने एक मकान किराए पे ले लिया था और उसको सारा सेट वेट कर दिया था, मगर अभी तक वहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे। मैं जैसे ही आई तो मुझे वो डायरेक्ट लेकर उस मकान में गए और कहने लगे कि ये मैंने अपने तरीके से सेट कर दिया है, अब तुम आहिस्ता आहिस्ता खुद सेट कर लेना। अभी तक तो मैं अपना सामान भी अपने दोस्त के घर से नहीं लेकर आया हूँ, आज रात जाकर ले आऊँगा। उसके बाद वो रात में जाकर अपना जो भी बचा सामान था अपने दोस्त के घर से उठा कर ले आए। घर काफ़ी खूबसूरत था। ऊपर बड़े बड़े 3 कमरे थे और नीचे एक लिविंग रूम था और साथ ही बाथरूम और किचन था। इस घर के आगे और पीछे बहुत प्यारे प्यारे गार्डन थे। मैं यूके आके बहुत ज़्यादा खुश थी, मगर अंदर ही अंदर उदास भी थी कि मैं अपने सब घर वालों को, सब रिश्तेदारों को वहीं छोड़ के आ गई थी और यहाँ मेरा कोई जानने वाला नहीं था। मेरे हस्बैंड सुबह 8 बजे जॉब पर चले जाते और रात 9-10 बजे वापस आते। पूरा दिन मैं और मेरी बेटी आपस में ही लगे रहते। मैं जब से इस घर में आई थी मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरे और मेरी बेटी के अलावा भी कोई है जिसके होने का एहसास मुझे हर पल होता है, मगर मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती कि शायद ये मेरा वहम है, मैं अकेली हूँ तो मुझे इस तरह के ख्याल आ रहे हैं। मगर मुझे मुसलसल ऐसा महसूस होता कि जैसे इस घर में मेरे अलावा कोई है जो हमें मुसलसल देख रहा है, या उसके होने का एहसास मुझे हर पल महसूस होता था। अक्सर मेरी बेटी ऊपर की तरफ या छत की तरफ या हवा में देखकर हंसने लग जाती ज़ोर ज़ोर से, या रोने लग जाती। अब जाहिर है कि वो 1-1.5 साल की थी तो मुँह से बता नहीं सकती थी। मुझे लगता कि शायद वो अपना ही लगी हुई है, शायद बच्चे ऐसा ही करते हैं। मैं जब से इस घर में आई थी मैंने कुछ चीज़ें और भी महसूस की थी। मैं अक्सर जब भी किचन में काम करती थी तो किचन का सामान खुद ब खुद आगे पीछे हो जाता था, मेरे सामने नहीं, मगर जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ और मैंने मसाले का डिब्बा कहीं रखा है तो वो जब मैं दोबारा देखती थी तो अपनी जगह पे मौजूद नहीं होता था, बल्कि किसी और जगह पे पड़ा होता था। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम इतनी दूर आई हो, अकेली हो, तब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। हस्बैंड तो पूरा दिन घर में होते नहीं थे, सिर्फ रात 9 बजे आते थे और सुबह 8 बजे चले जाते थे। इसलिए शायद उनको वो एहसास नहीं हो रहा था जो मैं महसूस कर सकती थी, क्योंकि मैं पूरा दिन घर में रहती थी। मैंने ऊपर मौजूद 3 कमरों में से एक कमरा अपनी बेटी का बना लिया था और एक कमरा हम 2 मियाँ बीवी का था। एक कमरा खाली था तो उसमें ज़रूरत का कुछ सामान रखा हुआ था। अभी मुझे आए हुए कुछ दिन ही हुए थे कि एक दिन मैं दिन के टाइम अपने शौहर के जाने के बाद आराम कर रही थी। मेरी बेटी भी सो रही थी, तो मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरे रूम के बाहर
लकड़ी के फ्लोर के ऊपर कोई अपने पैर घसीट रहा है। मैं अचानक चौंक के उठ गई कि इस टाइम मेरे अलावा तो कोई नहीं है घर में। मैं हिम्मत करके उठी और मैंने बाहर झांका तो बाहर तो कोई भी नहीं था। नीचे की तरफ देखा तो लिविंग रूम के अंदर भी कोई नहीं था, पूरे घर में खामोशी थी। मैं बड़ी हैरान हुई कि मैंने अभी तो ये आवाज़ सुनी थी। फिर शायद ये गुमा हुआ कि शायद मैंने ख्वाब देखा होगा या मैं शायद नींद में होंगी, इसी वजह से मुझे ये आवाज़ आई और मैं वापस आके लेट गई। थोड़ी देर बाद मुझे फिर से ऐसी ही आवाज़ आई। मैं फिर से उठ गई। मैंने बाहर जाकर देखा मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे ज़रा डर लगना शुरू हो गया था। जाहिर सी बात है, मैं अकेली थी और इतने बड़े शहर में अकेले रहना कोई आम बात नहीं है। मेरे हस्बैंड जब रात में ड्यूटी से वापस आए तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि आज ये वाक़या हुआ है। मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले भी तुम्हें कितने किस्म के गुमान होते हैं, कभी चीज़ें हिल रही हैं, कभी ये हो रहा है, और आज तुम कह रही हो कि बाहर कोई किसी के पैर घसीटने की आवाज़ थी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं उनको बताना चाह रही थी कि मैंने क्या महसूस किया है, मगर वो सुन ही नहीं रहे थे। उनको लग रहा था कि शायद मैं अकेली हूँ और इसी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। एक दिन मेरे हस्बैंड जॉब से आते हुए मेरी बेटी के लिए बहुत प्यारा सा झूला ले आए, जो उन्होंने उसके रूम में सेट कर दिया। उन्होंने कहा कि अब से हमारी बेटी अपने रूम में सोएगी, ये झूला मैं उसके लिए लेकर आया हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप झूला तो लेकर आ गए हैं, कमरा भी सेट कर दिया है, मगर अभी ये बहुत छोटी है, रात में कितनी बार उठती है दूध के लिए, मैं इसको अकेले कैसे सुलाऊं। तो उन्होंने कहा कि मैं बेबी मॉनिटर लेकर आ गया हूं, इसका एक कैमरा हमारे बेबी के रूम में होगा और दूसरा तुम्हारे पास होगा मॉनिटर, तुम रात में उठ के जब दिल चाहे इसको देख सकती हो। इस पे मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये तो आप एक अच्छी चीज़ लेकर आ गए हैं कि जब दिल करे हम रात में देख सकते हैं। इसके बाद हमने पूरा प्रॉपर रूम सेट किया, खाना खाया। मेरी बेटी को अब नींद आ रही थी तो मैंने उसको उसी के रूम में जाकर झूले में सुला दिया और ख़ुद आकर अपने रूम में लेट गई। मैं हर 15-20 मिनट बाद उठकर उस बेबी मॉनिटर में देखती कि मेरी बेटी ठीक है कि नहीं। मैं जब उठती तो उसको सोता हुआ देखकर मुझे सुकून हो जाता। रात 3 बजे के टाइम मेरी आंख फिर से खुल गई। मैंने जल्दी से बेबी मॉनिटर उठाया कि अपनी बेटी को देखूं। मेरी बेटी सो रही थी, मगर इस बार कैमरे के आगे मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई सफ़ेद सा धुंधला सा साया है। मैं जल्दी से उठ के अपनी बेटी के रूम में गई तो वहाँ मेरी बेटी सुकून से सो रही थी। मैंने आगे पीछे देखा मगर मुझे उस तरह का साया कोई नज़र नहीं आया। मैंने कैमरे की स्क्रीन साफ़ की और वापस आकर बेबी मॉनिटर में देखा तो अब कैमरा साफ़ था। मुझे लगा कि शायद मिट्टी होगी, इसी वजह से वो धुंधला धुंधला लग रहा था। सुबह 6 बजे जब मैं अपने हस्बैंड के लिए उठी तो मैंने जल्दी से बेबी मॉनिटर देखा। मैंने देखा कि मेरी बेटी उठी हुई है और उसके कॉट के बिल्कुल साथ एक औरत खड़ी हुई है जिसको मेरी बेटी मुसलसल देख रही है। मैंने ये देखकर उधर ही खौफ से चीख मार दी और जल्दी से बेटी के रूम की तरफ भागी। मेरी चीख सुनकर मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे और वो भी मेरे पीछे पीछे मेरी बेटी के रूम की तरफ भागे। मैंने जैसे ही अपनी बेटी का रूम खोला मगर वहाँ तो मेरी बेटी सो रही थी। मेरे हस्बैंड मेरे पीछे आए और कहने लगे कि क्या हुआ है, तुम इतनी सुबह सुबह चीखी क्यों हो। तो मैंने उनको बताया कि अभी अभी जब मैंने बेबी मॉनिटर में देखा था तो हमारी बेटी उठी हुई थी और उसके झूले के साथ एक औरत खड़ी हुई थी जिसको मेरी बेटी देख रही थी। तो उस पर उन्होंने मुझे गुस्सा करते हुए कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो सो रही है देखो, और कौन औरत है यहाँ पर, पूरा रूम खाली है, तुम्हारा वहम है, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मैं बहुत डर चुकी थी क्योंकि जो मैंने देखा था मैं उस वक्त नींद में नहीं थी और ना ही वो ख्वाब था। इसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि मेरी जॉब का वक्त हो रहा है, जल्दी से नाश्ता बनाओ, मैं रेडी होकर नीचे आता हूँ। मैं नीचे चली गई और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद वो तैयार श्यार होकर आ गए, नाश्ता करके वो जॉब पर चले गए। मैं दोबारा अपनी बेटी के रूम में आई तो बेटी अभी भी सो रही थी। मेरे दिमाग में अजीब व गरीब किस्म के सवाल थे कि अगर मेरी बेटी अभी तक सो रही है तो जब मैंने बेबी मॉनिटर में देखा था तो वो तो उठी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे हस्बैंड को भी मेरे इस बात के ऊपर बहुत गुस्सा था कि मैं चीखते हुए उसके रूम में भागी हूँ जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे अपनी बेटी के रूम से उसकी रोने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। मैं जल्दी से ऊपर गई तो वो उठी हुई थी और रो रही थी। मैंने उसको अपनी गोद में लिया और उसको लेके नीचे आ गई। उसको खाना वाना खिलाने के बाद मैं घर के काम करने लग गई। काम करते करते मुझे अचानक से यूँ महसूस हुआ कि जैसे ऊपर से कोई खड़ा मुझे देख रहा है। मैंने जल्दी से ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे वैसे भी इस घर में शुरू से महसूस होता था कि जैसे मेरे अलावा भी इस घर में कोई है, मगर मैंने जब भी अपने हस्बैंड को कुछ बताने की कोशिश की
तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा कि तुम्हारा वहम है। जब मैंने शुरू में होने वाले वाक़यात भी अपने हस्बैंड को बताए थे तो वो यही बोल रहे थे कि तुम्हारा वहम है। और आज भी जो हुआ उसके बाद तो मेरे हस्बैंड कभी भी मेरी बात को यकीन नहीं करते, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि बच्ची उठी हुई थी जबकि मेरी बेटी सो रही थी। दिन के टाइम मैं अपने रूम में आराम कर रही थी, मेरी बेटी भी मेरे साथ ही सो रही थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे लिविंग रूम के अंदर किसी ने टीवी ऊंची आवाज़ में ऑन कर दिया है। मैं जल्दी से उठी तो टीवी की आवाज़ें मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैंने ऊपर से नीचे की तरफ झांका तो टीवी वाकई ऑन था। मैं जल्दी से नीचे उतरी और देखा कि टीवी कैसे ऑन हो गया है, टीवी तो ऑफ था। इन सब बातों की वजह से मेरे खौफ में इजाफा ही हो रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की और उनको बताया कि टीवी अचानक ऑन हो गया है। मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी डरी हुई आवाज़ सुनकर उन्होंने कहा कि परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। उसके बाद मैं अपने रूम में गई और मैंने अपना रूम अंदर से लॉक कर लिया। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा रूम बाहर की तरफ से खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे रूम का लॉक हिल रहा था, जैसे कोई बाहर से लॉक हिला रहा है और खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं ये सब देखकर बहुत डर गई थी। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को अपनी गोद में ले लिया। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करनी चाहिए मगर मेरा फ़ोन लिविंग रूम में ही रह गया था। मुझे बहुत गुस्सा आया कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फ़ैसला किया कि जब तक हस्बैंड नहीं आते मैं रूम में ही रहूंगी। 2 घंटे बाद मेरे हस्बैंड आ गए। मैंने हिम्मत करके अपने रूम का गेट खोला और जल्दी से नीचे की तरफ भागी और मेन गेट खोला। मेरे हस्बैंड मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। मैं डर की वजह से कांप रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हिम्मत करो। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और लिविंग रूम में बिठाया और कहा कि परेशान मत हो, मैं दूसरे घर का बंदोबस्त करता हूँ। मुझे ये सुनकर बहुत ज़्यादा सुकून हो गया था कि हमारी इस घर से जान छूट जाएगी। मैं बहुत डरी हुई थी, इसी वजह से मैंने शाम का खाना नहीं बनाया था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि परेशान मत हो, हम तीनों बाहर चलते हैं और बाहर ही खाना खाकर वापस आ जाएंगे। जब रात को हम खाना खाकर वापस आए तो मेरे हस्बैंड बहुत थके हुए थे। मैंने अपनी बेटी को उसके रूम में सुलाया और वापस आकर ख़ुद भी सोने के लिए लेट गई। अभी हमें सोए हुए 1 घंटा ही गुजरा था कि हमें हमारी बेटी के रूम से उसके रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। वो आवाज़ मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को सुनाई दी। हम दोनों घबराकर उठ गए और बेटी के रूम की तरफ भागे। हम अपने रूम से निकलकर बेटी के रूम की तरफ बढ़ ही रहे थे कि हमारी बेटी का रूम अचानक ज़ोर से बंद हो गया। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा गए। हमने गेट खोलने की कोशिश की मगर गेट नहीं खुल रहा था और अंदर से हमारी बेटी की रोने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। मैं वहीं रोना शुरू हो गई और मैंने हस्बैंड को कहा कि प्लीज़ खुदा का वास्ता है गेट खोलें, मेरी जान निकल रही है। मेरे हस्बैंड जल्दी से भागकर अपने रूम में गए ताकि बेबी मॉनिटर में देख सकें कि हमारी बेटी ठीक है कि नहीं। मैं भी उनके पीछे उस तरफ भागी। हमने बेबी मॉनिटर में देखा कि हमारी बेटी को किसी औरत ने अपनी गोद में उठाया हुआ है। उस औरत ने सफ़ेद कलर का ड्रेस पहना हुआ था। मेरी बेटी उसको देखकर बहुत रो रही थी मगर हमें उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। उसका चेहरा उसके बालों से कवर हुआ था। ये देखकर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चीखते हुए हमारी बेटी के रूम की तरफ गए और हमने उसका रूम ज़ोर ज़ोर से खोलने की कोशिश करना शुरू कर दी मगर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। अंदर से मेरी बेटी के रोने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं जिसकी वजह से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। मेरे हस्बैंड ने दरवाजे के ऊपर ज़ोर से लातें मारना शुरू कर दी ताकि दरवाज़ा टूट जाए और इतने में ही अंदर से एक भयानक आवाज़ आई, गेट लॉस्ट, जिसको सुनकर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा घबरा गए। और इतने में ही मेरे दिल में सूरह नास पढ़ने का ख्याल आया। मेरी अम्मी हमेशा बताया करती थी कि सूरह नास शैतान के शर से महफूज रखती है, तो मैंने ऊंची आवाज़ में सूरह नास की तिलावत करना शुरू कर दी। मेरे शौहर को भी जितनी सूरतें आती थीं उन्होंने वो पढ़ना शुरू कर दी और अचानक कुछ ही लम्हों में वो गेट ज़ोर से खुल गया। हमने अंदर जाकर देखा तो हमारी बेटी ज़मीन पर गिरी हुई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने जल्दी से उसको उठाया और उसको अपने गले से लगा लिया। मेरे हस्बैंड ने उसको आगे पीछे देखा कि कहीं उसको कोई चोट तो नहीं लगी, मगर मेरी बच्ची को कोई चोट नहीं लगी थी, बस वो गिरने की वजह से रो रही थी। उसी वक्त मेरे हस्बैंड ने अपने एक दोस्त को कॉल की और उसको सारे मामलात बताए, तो वो हमें अपनी गाड़ी में लेने के लिए आ गया और हमें लेकर अपने घर चला गया। कुछ दिन तक हम उसी के घर में रहे और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एक नया किराए का मकान ढूंढ लिया था जिसमें हम शिफ्ट हो गए। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिनकी वजह से मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं सूरह नास पढ़ूँ। बेशक अल्लाह पाक के कलाम में बहुत ताकत है और उसके कलाम के सदक़े में ही आज मेरी बेटी ज़िंदा है, वरना पता नहीं वो मखलूक मेरी बेटी के साथ क्या करती। तो उम्मीद है कि आप लोगों को शुमाइला साहिबा की ज़िंदगी का ये सच्चा वाक़या
बहुत ज़्यादा पुरस्कार और ख़ौफनाक लगा होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई वाक़या या किस्सा है तो हमें भेजें, हम उसको ज़रूर अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी, एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।